दोस्तों, यह सच्ची घटना उत्तराखंड की है। उत्तराखंड की एक छोटा सा शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में कार्तिक नाम का एक व्यक्ति होता है, जिसकी उम्र 60 साल के करीब थी। कार्तिक खेती किसानी किया करता था और कार्तिक अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। कार्तिक की पत्नी का 1 साल पहले ही एक बीमारी के चलते देहांत हो जाता है। कार्तिक के 2 बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम रमेश होता है और छोटे बेटे का नाम महेश होता है। बड़ा बेटा रमेश इंग्लैंड में रहकर एक कंपनी में जॉब करता था और रमेश अपने घर बहुत कम आया करता था। कार्तिक का छोटा बेटा जो महेश होता है, महेश जवान हो चुका था। अब महेश के पिता कार्तिक को महेश की शादी की चिंता सताने लगी थी। इसलिए कार्तिक ने अपने कई जानकार लोगों से कहा था कि वह अपने बेटे महेश की शादी करना चाहते हैं। कोई अच्छा रिश्ता बताओ। 2 महीने के बाद एक व्यक्ति एक रिश्ता लेकर आता है। उस लड़की का नाम सीमा होता है। सीमा की उम्र भी ज्यादा नहीं थी। सीमा देखने में बहुत खूबसूरत थी। अब कार्तिक सीमा को देखने के लिए सीमा के घर पर पहुंच जाता है और जब सीमा को देखता है तो एक ही नजर में पसंद कर लेते हैं। फिर महेश और सीमा का रिश्ता पक्का हो जाता है और 2 महीने के बाद महेश और सीमा की शादी होती है। 2 महीने के बाद महेश दूल्हा बनता है और बारात लेकर सीमा के घर पर पहुंच जाता है और सीमा को अपनी दुल्हन बनाकर घर लेकर आ जाता है। दोस्तों, फिर सीमा को महेश के कमरे में बैठा दिया जाता है और रात के 10 बजे महेश अपनी पत्नी सीमा के कमरे में आता है और सीमा के पास आकर बैठ जाता है और महेश सीमा का जब घूंघट उठाता है, सीमा को देखता है तो खुश हो जाता है। फिर महेश 2 घंटे तक सीमा से बातचीत करता है और थोड़ी देर के बाद ये दोनों संबंध बनाने लगते हैं। एक दूसरे के साथ सुहागरात मनाते हैं और जब दोनों थक जाते हैं तो फिर सो जाते हैं। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो जो शादी में मेहमान आए हुए थे वह जाने लगते हैं। फिर दोपहर का खाना खाते हैं। दोस्तों, इस तरीके से शाम हो जाती है। अब रात के 11 बजे करीब सीमा अपने पति महेश का आने का इंतजार करने लगती है। रात के 11 बजे के करीब महेश भी अपनी पत्नी सीमा के कमरे में जाता है और सीमा से बातचीत करने लगता है और फिर सीमा के साथ संबंध बनाने लगता है। सीमा अपने पति महेश की मर्दानगी से काफी खुश थी। अब इस तरीके से दोस्तों 20 दिन का समय गुजर जाता है। 20 दिन के बाद एक दिन रात का समय होता है। रात को 2 बजे के करीब सीमा शौच करने के लिए उठती है। जैसे ही सीमा अपने कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसके ससुर के कमरे के सामने सीमा की जेठानी खड़ी हुई होती है। जेठानी का हाथ में एक कटोरी होती है और उस कटोरी में देसी तेल होता है। जेठानी अपने ससुर कार्तिक के कमरे में चली जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। अब सीमा जब ये सब देखती है तो दंग रह जाती है और ये सोचने लगती है कि मेरी जेठानी जो है वह मेरे ससुर के कमरे में क्या करने के लिए गई है। अगर गई है तो जेठानी के हाथ में जो कटोरी थी उसमें देसी तेल था। वह देसी तेल लेकर क्यों गई है? आखिर इसका राज क्या है? अब सीमा इस राज का पता लगाने के लिए लग जाती है। अब इस तरीके से 3 घंटे का समय गुजर जाता है। 3 घंटे के बाद जेठानी अपने ससुर के कमरे से बाहर निकलती है। वह लड़खड़ा कर चल रही थी। जेठानी अच्छा से चला भी नहीं जा रहा था। जब सीमा यह सब देखती है तो हैरान रह जाती है और सीमा सोचने लगती है कि अब तो इस राज का पता लगाकर ही रहेगी। फिर सीमा शौच के लिए बाथरूम में चली जाती है और थोड़ी देर के बाद सीमा अपने कमरे में अपने पति के पास आकर सो जाती है। सीमा की एक दोस्त जिसका नाम गीता होता है, गीता सीमा से मिलने के लिए सीमा के घर पर आती है। सीमा जब अपनी दोस्त गीता को देखती है तो खुश हो जाती है और गीता को नाश्ता पानी करवाने लगती है। सीमा और गीता दोनों एक जगह बैठकर नाश्ता पानी करते हैं। फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं। सीमा गीता से कहती है कि गीता, मैं अपने घर में कुछ दिनों से एक अजीब वाक्य देख रही हूं। ये जो मेरी जेठानी है ये मेरे ससुर के कमरे में रोज रात को जाती है और देसी तेल लेकर जाती है और 3 घंटे के बाद जब जेठानी बाहर निकलती है तो लंगड़ा कर चलती है। जेठानी पैर लड़खड़ाते हैं, वह ढंग से चल भी नहीं पाती है। जब गीता सीमा की यह बात सुनती है तो हंसने लगती है और सीमा को समझाती है कि देख सीमा, तू तो जानती है कि तेरी सास नहीं है। 1 साल पहले उसका एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। तो ऐसे में तेरे जो ससुर हैं वह अकेले हो गए हैं और तेरे जो जेठ रमेश वह इंग्लैंड में रहकर एक कंपनी में जॉब करते हैं और 2 साल 3 साल में आते हैं। सीमा, अब ऐसे में तू अंदाजा लगा ले कि तेरी जो जेठानी है वह अपने ससुर के कमरे में क्या करने के लिए जाती है
और जब जाती है तो लंगड़ा कर ही क्यों चलती है? जेठानी के पैर लड़खड़ाते क्यों हैं? और वह भी देसी तेल लेकर क्यों जाती है? अब इस बात का अंदाज तू खुद भी लगा सकती है कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। फिर थोड़ी थोड़ी बात सीमा समझने लगती है। सीमा को थोड़ी थोड़ी बात समझ में आने लगती है। एक दिन रात के 12 बजे के करीब रमेश का पत्नी अपने ससुर के कमरे में चली जाती है। जेठानी के हाथ में देशी तेल की कटोरी होती है। सीमा दूर खड़ी हुई यह सब देख रही थी। जेठानी अपने ससुर के कमरे में जाती है और 3 घंटे के बाद बाहर निकलती है। सीमा यह सब देख रही थी। सीमा देखती है कि जेठानी का जो पेट है वह थोड़ा बढ़ा हुआ है। फिर सीमा यही सोच विचार में अपने कमरे में आकर सो जाती है। अगले दिन दोपहर का समय होता है। सब लोग एक जगह बैठकर खाना खा रहे थे। अब सीमा से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। सीमा अपनी जेठानी से पूछती है कि जेठानी जी, आप पेट से हो क्या? फिर जेठानी सीमा से कहती है कि हाँ सीमा, मैं पेट से हूं और मुझे 5वां महीना चल रहा है। जब सीमा जेठानी की यह बात सुनती है तो सीमा का होश उड़ जाते हैं और सीमा सोचने लगती है कि मेरी जो जेठ रमेश है वह तो कई सालों से विदेश में है और घर पर तो बहुत कम आते हैं। आखिर मेरी जेठानी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? अब सीमा के दिमाग में यह विचार चल रहा था कि आखिर मामला क्या है। अब सीमा ने मन में ठान लिया था कि वह अब इस राज का पता लगाकर ही रहेगी। दोस्तों, एक दिन रात के 10 बजे सीमा अपने कमरे से निकलती है और एक कटोरी में देसी तेल लेती है और ससुर के कमरे में पहुंच जाती है। ससुर के कमरे में पूरा अंधेरा था, कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। सीमा का ससुर कार्तिक सीमा का हाथ पकड़ता है और अपनी ओर खींच लेता है और सीमा को बाहों में भर लेता है और सीमा से कहता है कि मेरी जान, आज तो तुम बहुत जल्दी आ गई हो। क्या बात है? सीमा कुछ बोलती नहीं है। फिर कार्तिक सीमा के साथ छेड़छाड़ करने लगता है, सीमा के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। फिर सीमा इसका विरोध करने लगी थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। फिर कार्तिक को गुस्सा आ जाता है और सीमा से कहता है कि बहू, तुम जानती हो कि हमारा रिश्ता क्या है, हम रोज रात में क्या काम करते हैं। तुम जानती नहीं हो आज तुम्हें क्या हो गया है। फिर सीमा अपने ससुर से छूट के अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति महेश को उठाती है और महेश को कहती है कि तुम्हारे पिताजी हमारे साथ बहुत गलत हरकत कर रहे हैं, तुम चलो। और आज ससुर जी की सच्चाई का मुझे पता लग चुका है कि ससुर जी मेरी जेठानी के साथ रोज रात में क्या काम करते हैं। फिर महेश को लेकर सीमा अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है और अपने ससुर कार्तिक से कहती है कि ससुर जी, तुम्हारी सच्चाई का आज मुझे पता लग चुका है। आप मेरी जेठानी के साथ रोज रात में क्या करते हो। फिर कार्तिक सीमा की जब यह बात सुनता है तो उस पर हंसने लगता है और सीमा से कहता है कि तुम्हें अगर यह सच्चाई का पता लग ही चुका है तो एक सच्चाई का पता और लगना चाहिए, जिसे जानना तुम्हारे लिए और जरूरी है। फिर कार्तिक सीमा से कहता है कि यह कहानी 3 साल पुरानी है। 3 साल पहले रमेश का पत्नी तुम्हारा जेठानी हमारे घर में नौकरानी बनकर आई थी और हमारे घर में नौकरानी का काम किया करती थी। मेरी पत्नी को कैंसर था। मैंने उसको ठीक कराने के लिए कई बड़े अस्पताल के चक्कर काटे, लेकिन उसको बचा नहीं पाया। कैंसर की वजह से उसका देहांत हो चुका। अब मैं अपने घर में अकेला हो चुका था। मुझे भी अकेलापन महसूस होता था। इस तरीके से धीरे धीरे मेरा मन जो है तुम्हारा जेठानी के ऊपर चला जाता है और उससे मैं प्रेम करने लगता हूं, मोहब्बत करने लगता हूं। धीरे धीरे तुम्हारा जेठानी भी मैं मेरे ऊपर आकर्षित होने लगी थी और थोड़ी दिनों के बाद हम दोनों में बात खुल जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि रात के समय में हम दोनों में अवैध संबंध स्थापित हो जाते हैं। अब मैंने सोचा कि इसके बारे में समाज को पता लगेगा तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, इसीलिए मैं चोरी छुपे तुम्हारा जेठानी से शादी कर लेता हूं और उसे अपनी पत्नी बना लेता हूं। मेरा बड़ा बेटा रमेश विदेश में रहकर पैसा कमाया करता था और बहुत कम घर पर आता था, इसीलिए मैंने अपने बड़े बेटे की शादी इससे कर दी और रात के समय में तुम्हारा जेठानी मेरे कमरे में आती थी और उसके साथ मैं भी संबंध बनाता था, लेकिन समाज को यह पता ही नहीं है कि यह मेरी पत्नी है। सीमा जब ससुर जी की यह बात सुनती है तो दंग रह जाती है और अपने ससुर कार्तिक से कहती है कि आप अगर समाज के सामने इसको अपनी पत्नी बना लो तो सबसे अच्छा रहेगा। अब कार्तिक को इसके बारे में समझ आ जाती है। कार्तिक समाज के सामने उससे शादी कर लेता है और अपनी दुल्हन बना लेता है। अब इस तरीके से पूरा परिवार घर में खुशी से रहने लगता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही है।
फिर मिलेंगे एक नया कहानी के साथ। नमस्कार।